अब हम बात करेंगे रीट्स की, क्योंकि सर 1 जनवरी 2026 से इसके नियम बदल रहे हैं। तो अब क्या हो जाएंगे, नए नियम क्या है? तो पहले तो ये रीट्स यानी कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो रियल एस्टेट में निवेश करते हैं और इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये लगते इक्विटी जैसे हैं लेकिन काम डेट का करते हैं। यानी कि इक्विटी की तरह, लेकिन मोटा मोटी आपको पता है कि रिटर्न फिक्स इतना आएगा अंदाज से। और रिटर्न कितना आता है, इक्विटी की तरह अनाप शनाप नहीं आ जाता। ऐसा नहीं कि चल गए तो 40%, नहीं चले तो 4%, है ना, वैसा नहीं। इनका वो डेट से थोड़ा सा ज़्यादा, इक्विटी से थोड़ा सा कम, इस तरह का रिटर्न, यानी कि 10%, 12%, 8%, डिपेंडिंग ऑन 50 चीज़ें उस पर। तो पहली चीज़ तो ये कि 1 जनवरी 2 से एक नियम जो लागू होने जा रहा है वो ये कि 1 जनवरी 2026 से अभी होगा, रीट्स को भी इक्विटी शेयर माना जाएगा एक तरह से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। जो इक्विटी शेयर के नियम है वो रीट्स के लिए भी है। अभी तक उनको इक्विटी में नहीं माना जाता था, हाइब्रिड मानते थे कि नहीं ये इक्विटी ना डेट है, बीच के अभी भाई ये इक्विटी के ही है, ये माना जाएगा। पहले दोनों हाइब्रिड में मानते थे, या तो डेट या हाइब्रिड, ठीक है। 31 दिसंबर 2025 के पहले जो भी रीट्स बने हुए हैं उनके वो ग्रैंड फादरिंग हो गया, पुराने निवेश के नियम उन पे चालू रहेंगे। लेकिन 1 जुलाई 2026 से अब जो ये नए रीट्स हैं या जो नियम अब बदल रहे हैं, 1 जुलाई 2026 से ये रीट्स आपके इंडेक्स का हिस्सा भी बन पाएंगे इवेंचुअली। लेकिन ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड और एसआईएफ के लिए लागू होंगे, न कि सबके लिए। अगर मैं इंडिविजुअली अगर किसी रीट्स में पैसा लगा रहा हूँ तो नहीं बदला, लेकिन म्यूचुअल फंड और एसआईएफ अगर रीट्स में पैसा लगा रहे हैं तो उनके लिए वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। और रीट्स को बिल्कुल एमफी दूसरे शेयरों की तरह ही मार्केट कैप के लिहाज से क्लासीफाई भी करेगा। एसआईएफ का मतलब तो समझ गए, छोटा पीएमएस, 10 लाख वाला छोटू पीएमएस, वो एसआईएफ, ठीक है। इन्वेस्ट भी हैं, लेकिन इन्वेस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। जो बदलाव हो रहे हैं सिर्फ रीट्स में हो रहे हैं। इन्वेस्ट हाइब्रिड थे, हाइब्रिड है और हाइब्रिड ही रहेंगे। यानी कि अब सिर्फ एक बदलाव जो होने जा रहा है 1 जनवरी 2026 से, वो है कि रीट्स को भी आप इक्विटी शेयर की तरह ट्रीट कर पाएंगे कई चीज़ों के लिए। बिल्कुल। तो टैक्सेशन भी बदलेगा सर? टैक्सेशन क्या होगा अब इसका, रीट्स का? देखिए, इसमें सिंपल सी चीज़ है, इनका टैक्सेशन सेम वैसा होगा जैसे एक लिस्टेड इक्विटी शेयर का होता है। लिस्टेड इक्विटी शेयर का कैसे है, आपने 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब आपका अब लगेगा कितना, 20%। 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके आपने बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा, 12.5%। सिंपल, वैसा का वैसा सेम इनका भी है। लॉन्ग टर्म 12.5%, 1 साल से ज़्यादा। शॉर्ट टर्म 1 साल से पहले 20%, ठीक। इंडेक्सेशन का बेनिफिट दोनों में नहीं मिलता, इनको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने रीट में इन्वेस्ट किया, ऐसे सपोज 100 रुपये में किया, आप 112 में बेच रहे हो, तो 100 रुपये की जो कॉस्ट है वो तो एडजस्ट हो जाएगी, बाकी 12 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन के जो नियम लिस्टेड सिक्योरिटीज पे लागू होते हैं वो सारे सारे इन शॉर्ट आप समझ लीजिए रीट्स पे भी लागू होंगे। उसी तरह से आपको देखना है। ओके। और सर एक और चीज़ बता दूँ, थोड़ा टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब देखो, रीट्स में क्या होता है, 4 तरह से इनकम आती है रीट्स की, वो आपको समझना पड़ेगा। इसकी रिस्क इनकम किस तरह से होती है, क्योंकि आप सोचोगे अगर मैंने रीट्स में इन्वेस्ट किया है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो मुझे कमाई कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, जस्ट ऐसा सोचो कि आपने रीट्स में इन्वेस्ट नहीं किया, फंड में नहीं किया, आपने इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में किया, मान लो कमर्शियल प्रॉपर्टी में किया, वो आप समझोगे, अब आपको एकदम समझ में आएगा। आप रीट्स को ये मानो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपकी कमाई 4 तरह से होती है। नंबर 1, आपको इंटरेस्ट मिलता है अगर आपने कोई उधार दिया है। बिल्कुल। नंबर 2, डिविडेंड की इनकम आती है। नंबर 3, रेंटल इनकम आती है। और नंबर 4, रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। जिस एसेट में आपने पैसा लगाया उसका भाव बढ़ता है। तो ये 4 तरह की इनकम इसमें आ सकती है। नंबर 1, जो भी इंटरेस्ट इनकम आ रही है रीट्स को, वो इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्सेबल होगी। उसकी जो इंडिविजुअल स्लैब है, अगर मैं हाईएस्ट स्लैब में हूँ तो मेरी हाईएस्ट स्लैब में होगी, मैं 12 लाख से कम इनकम ग्रुप में हूँ तो टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर है। अब आइए, आपकी इनकम होती है इंटरेस्ट के अलावा जो, हाँ, डिविडेंड की। डिविडेंड की इनकम में 2 तरीके से आपको करता है। एक तो अगर आपने रीट्स ने एसपीवी बनाया, स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी कि एक प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई एक अलग से कंपनी बना दी और उसमें आपने इन्वेस्ट करके कंसेशनल टैक्स रेजिम चुना है। इसमें 2 तरह के रेजिम होते हैं, कंसेशनल टैक्स जिसमें टैक्स कम लगता है, अगर वो आपने चुना है तो आपकी जो भी स्लैब है, क्योंकि वहाँ आपको रेट में कंसेशन मिल रहा है, तो आपकी इंडिविजुअल जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको पैसा डिविडेंड पे टैक्स लग जाएगा। अगर आपने कंसेशनल टैक्स नहीं चुना है, राइट, नहीं मैं यहाँ पे टैक्स में कंसेशन नहीं ले रहा, तो जो भी डिविडेंड आपको एज एन इन्वेस्टर आएगा वो टैक्स फ्री होगा।
क्योंकि आप वहाँ पर टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। हाँ। करेक्ट, ये दो चीज़ें। अब आइए, अगर अच्छा एक और चीज़ है डिविडेंड का, मैं बता दूं कि वित्त वर्ष 2026 से ये भी नियम बना कि 10,000 रुपये तक का डिविडेंड आपका टैक्स फ्री हो जाता है। उसमें नहीं, सॉरी, टैक्स फ्री, उसमें TDS नहीं लगता, TDS नहीं। तो वो ठीक है, वो बहुत छोटी सी चीज़ है, उसको छोड़ दिए। अब आइए तीसरी चीज़, रेंटल इनकम। अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उससे रेंट आ रही रेट्स को, तो उसकी इनकम का क्या? उसकी इनकम सिंपल है, जो भी इन्वेस्टर्स को मिलेगी उसकी जो स्लैब है, जैसे मैंने अगर घर किराए पे दिया या मैंने ऑफिस किराए पे दिया, तो मेरी इनकम में जुड़ जाता है, और जो मेरा बनता है वही बनता है, जो टैक्स है मेरा स्लैब उससे लग जाएगा। और आखिर में बचा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ठीक इक्विटी की तरह, जो मैं बता चुका हूँ। लॉन्ग टर्म रखा 12.5%, शॉर्ट टर्म रखा 20%। ये सिंपल आपके लिए। बिल्कुल। लेकिन सर, ये इतना टॉक ऑफ द टाउन क्यों था? इस बदलाव का असर कहाँ दिख रहा है, क्या होगा सर? बदलाव टॉक ऑफ द टाउन इसलिए कि देखिए कई बार क्या होता है स्मिता, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो लोग उससे जानने समझने की कोशिश करते हैं, करना भी चाहिए। अभी भी मैं बताऊँ, अभी भी जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, अरे यार ये अनिल जी आज क्या रेट की बात कर रहे हैं, अभी क्या चीज़ है, बड़ी बोर सी चीज़ है साहब। ये धीरे धीरे जब पॉपुलर होगा तब आपको, जब बड़ा यार इसको समझना है। अरे वो एक दिन मास्टर क्लास में किया था अनिल जी, जरूर ढूंढते वो वाला एपिसोड की तरह, वहाँ पर ढूंढते ढूंढते इधर ही पहुँचेंगे। ठीक है, इसलिए अभी से समझ लेंगे, और कल को 2-4 आदमियों के बीच में बैठे कोई बात निकले और आपने 2 पॉइंट ऐसे बोले, इंप्रेशन क्या पड़ेगा? देखो आप पैसा लगाओ ना लगाओ बात की बात है, इंप्रेशन तो बनेगा, अरे यार इसको पता है भाई, ये सब जानता है। तो ये भी जरूरी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। इन्वेस्ट जब करना होगा करना, और जब तक समझोगे नहीं करोगे कैसे? तो ये सारी चीज़ें। हाँ, तो आपका सवाल ये कि क्या बदलाव होगा, नहीं ये असर क्या होगा सर? असर क्या होगा? पहली चीज़ तो ये कि जो भी इक्विटी फंड है और जो भी हाइब्रिड फंड है, अब रीट्स उस, अभी जैसे इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड है, इक्विटी फंड खाली इक्विटी में पैसा डालते हैं, हाइब्रिड फंड अलग अलग एसेट्स में पैसा डालते हैं। उसमें इक्विटी फंड में रीट्स कवर नहीं होते, हाइब्रिड फंड में रीट्स कवर नहीं होते, अब कवर होंगे तो वो पैसा डालेंगे। और रीट्स किस में पैसा डालते हैं? रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में। तो आप रीट्स में पैसा डाल रहे हो, रीट्स प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली पैसा कहाँ गया? रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। दूसरा, सिर्फ स्टॉक्स और बॉन्ड्स में पैसा नहीं है, अब आपका रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर हो गया एक तरह से। कई लोगों का मन होता है मैं तो प्रॉपर्टी खरीदूं। प्रॉपर्टी एक तो ये का यही वाला प्लॉट लेना, यही घर लेना, वो वाली बात नहीं ना। अब प्रॉपर्टी में आप इनडायरेक्टली ऐसे भी एक्सपोजर ले सकते हो। तीसरी चीज़ है, आपके पोर्टफोलियो में एक एसेट क्लास हो गया और आ गया, तो ऐसा नहीं खाली डेट, इक्विटी या सोना चांदी, ये लो रियल एस्टेट भी है, सब आपको एक साथ मिल रहा है हाइब्रिड में। एक ही नहीं मिलता था रियल एस्टेट भाई, जनरली 4-5 एसेट में तो आप पैसा लगाना चाहते हो, इक्विटी में, फिक्स इनकम में, सोने चांदी में, कमोडिटीज में और रियल एस्टेट में। कमोडिटीज अभी तक अलाउ नहीं है, हो गया, ठीक है। रीट से जो भी किराया की आय आती है उसे इनकम भी आती रहती है, और जैसे जो प्रॉपर्टी में पैसा लगा उसकी वैल्यू बढ़ती है तो कैपिटल भी बढ़ती रहती है। अब ये है कि जुलाई 2026 के बाद रीट सारे इक्विटी इंडेक्स में शामिल हो पाएंगे, तो उससे भी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स और जो पैसिव फंड जो इक्विटी इंडेक्स को फॉलो करते हैं और ETF जो हैं उसमें भी रीट शामिल होंगे, तो इसलिए इस वजह से लगातार पैसा और आपका आता रहेगा, ये बढ़िया बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो क्या क्या चेक करना है, फंड का रीट एलोकेशन चेक करना है, किसी भी फंड में रीट में कितना पैसा लगा है। फैक्ट शीट देखिए कि इनकी NAV का कितना % रीट में है। रीट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं आसानी से, कौन कौन सी प्रॉपर्टी में कहाँ पैसा लगा है, सेक्टर, लोकेशन, टेनेंट्स इनके अलग अलग है कि नहीं है, यील्ड देखें, वैल्यूशंस देखें, इंटरेस्ट रेट्स, माइक्रो फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स ये भी देखना चाहिए। इंटरेस्ट रेट का आउटलुक क्या है, डिमांड किस तरह की है रियल एस्टेट सेक्टर की, रिस्क क्या है। साथ ही मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी रिस्क, अपने पीरियड और रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। मीडियम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बेहतर है ही, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। एक्सपेंस रेशियो और लिक्विडिटी भी देख लीजिए, फंड कॉस्ट, एग्जिट लोड वगैरह, रीबैलेंसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। यानी कि ऐसा आसान काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है जो आप शायद ना देख पाएँ, आपका एडवाइज़र देखेगा, ये ध्यान में रखिएगा।